मॉर्निंग टू ऑल। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए एक बार मैं पुनः हाजिर हुआ हूँ। आपसे मैंने पूर्व में भी कुछ वीडियो डालकर रूबरू बात होने की कोशिश की थी और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे वीडियो देखे होंगे और उनको ध्यान से देखा सुना होगा। मैंने आपसे कुछ बात की थी, जनरल बात की थी और इस वर्ष जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं उसके बारे में आपसे बात की थी कि इस वर्ष जैसे मैंने पूर्व में कहा था पुनः आपसे आज बात कर रहा हूँ और चूंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है इसलिए मैं आपसे पुनः बार बार बात कर रहा हूँ। आनंदम के बारे में मैंने आपसे बात की थी, उसके बारे में वीडियो भी मैंने डाला था और कुछ मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि ये कार्यक्रम इस वर्ष से सभी महाविद्यालयों में, राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में शुरू होने जा रहा है और इस वर्ष ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर चाहे BA, BSc, BCom हो और अगले साल फिर ये सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर इस तरह से ये चलेगा और सभी कॉलेजेस में कार्यक्रम चलेगा जिसमें आप सभी को भाग लेना है। क्योंकि ये एक तरह से कंपलसरी पेपर हो गया है तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें आपको पास होना है और जो कार्यक्रम इसमें निर्धारित किए गए हैं, जैसे मैंने पूर्व भी कहा था कि आप कम्युनिटी से जुड़कर कोई भी कार्य करें लेकिन निष्ठापूर्वक करें, मन से करें ताकि एक आनंद की अनुभूति हो और इसीलिए इसका नाम दिया गया आनंदम। सामान्यतः जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि ये कार्यक्रम हमारे यहाँ जैसे NSS के विद्यार्थी करते हैं, विद्यार्थी चूंकि NSS के कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं तो उनका सीधा संपर्क होता है। बाकी विद्यार्थियों का इसमें कोई रुझान नहीं होता, कोई रुचि नहीं होती, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मन से कार्य करते हैं, चलिए वो NSS के हो अथवा नहीं हो, वो कहीं भी होंगे, समाज और कल्याण के लिए, देश के लिए कार्य करेंगे, कम्युनिटी के लिए कार्य करेंगे। मैंने पूर्व में कुछ कार्यक्रम बताए थे, आप उसमें से कोई भी कार्यक्रम ले सकते हैं, ग्रुप में ले सकते हैं, 10 जनों का ग्रुप बना लें, आप अगर मित्र आपस में है तो ग्रुप बना लें और अन्यथा अपना एक अलग अलग सेपरेट अपने तरफ से इंडिविजुअली आप काम करके इस कार्य को बखूबी संपादित कर सकते हैं। तो ये एक कार्यक्रम है जिसमें आप, जैसे मैंने बताया, कॉलेज में हमारे यहाँ महाविद्यालय में वृक्षारोपण का कार्य बहुत अच्छा चलता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ आकर पौधों को पानी पिला सकते हैं। आप अपने आसपास में कहीं अगर लगता है आपको वृक्ष नहीं है, वृक्ष लगाने चाहिए तो वृक्ष लगा सकते हैं। आप ऐसे ही रह रहे हैं जहाँ पर कुछ बच्चे निरक्षर हैं, आप उनको साक्षर कर सकते हैं। आप वृद्धजनों की सेवा कर सकते हैं, अगर कोई आपको लगता है वो अपंग है, कोई बीमार है, आप उनकी सहायता कर सकते हैं। यानी दिन प्रतिदिन के जो कार्यक्रम है आपको उन्हीं को करना है ताकि आपको एक संतुष्टि का भाव मिले और जो भी आप कार्यक्रम करें मेहरबानी करके उसका एक फोटोग्राफ हमें जरूर भेजें, क्योंकि वो फोटोग्राफ से हमारे एक सबूत होता है कि आपने कार्य किया। जैसे कहा जाता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आपसे उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को सभी बखूबी करेंगे, आप सभी एक्टिव हैं जैसे मैंने देखा, तो निश्चित रूप से आप मेरी अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। तो ये तो बात है आनंदम की। अब बात करेंगे हम आपके सिलेबस की। मैंने कुछ PDF भी आपके डाले हैं और मैंने कल सिलेबस भी आपके ग्रुप में डाला है, आप उसको देखिए। जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि चूंकि कोरोना जबरदस्त फैल रहा है और पता नहीं कब तक ये चलेगा और कब कॉलेजेस आपके लिए खुलेंगी, तो आपकी पढ़ाई घर जाना नहीं हो इसलिए मैंने अपनी तरफ से पढ़ाई स्टार्ट करा दी है, यानी शुरुआत हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखें, आप इसको खोल के तो आप देखेंगे कि आपके BCom फर्स्ट ईयर में 6 तो आपके कॉमर्स के पेपर हैं, 3 ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, हर एक ग्रुप में 2 पेपर हैं और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चयन करना होता है। जो भी आपका रुचि का विषय हो आप इसको ले सकते हैं। मैथमेटिक्स हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन हिंदी इंग्लिश आप इसमें से एक चयन कर सकते हैं और इस वर्ष आनंदम तो आपके लिए करना ही है। तो कुल मिलाकर ये आपका रहेगा सिलेबस में मोटा मोटा। हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा। मैंने ये भी बता दिया पूर्व के लेक्चर में कि 3 सेक्शन है, किस प्रकार को डिवाइड किया गया है। तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आप 12th की क्लासेस में भी सब करके ही आप आते हैं। तो अब चूंकि पढ़ाई हो सकता है आगे हमें कुछ पता नहीं कि सिलेबस श्रिंक करेंगे, श्रिंक का मतलब यानी इसको कम करेंगे अथवा नहीं करेंगे, इस यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा, सरकार पर डिपेंड करेगा कि सरकार क्या करती है और उसके बाद में ये डिसाइड होगा कि कितना। चूंकि अब दिसंबर में क्या स्थिति रहती है, सरकार पुनः समीक्षा करके ही बच्चों के आने या नहीं आने का फैसला करेगी। लेकिन जब तक हम ये चाहते हैं कि आपको
कुछ चीज़ें जो आपका समय बचा सके हम यहीं पहले डिस्कस कर लें ताकि आपको आगे समस्या नहीं हो। तो सिलेबस में आप देखिए कि जैसे मेरा ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड में 2 सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे मैंने पूर्व में कहा था, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक तरह से, और इसमें आपने पूर्व में भी अगर आपके है तो डायग्राम्स वगैरह आपने बनाए होंगे जिसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और दूसरा आपका है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण कंपेरेटिवली इजी है, और दूसरी बात इजी अथवा हार्ड ये एक सापेक्ष शब्द है। किसी स्टूडेंट के लिए एक सब्जेक्ट इजी हो जाता है और वही सब्जेक्ट दूसरे स्टूडेंट के लिए हार्ड हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी समझ पर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आप बहुत अच्छा समझ गए हैं, डायग्राम आपने बनाए हैं, तो 80 नंबर 85 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये गलतफहमी है कि हम केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लेकर आ सकते हैं। थियोरी भी आपकी प्रैक्टिकल बन जाती है अगर आप उसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते हैं, बशर्ते कि आपने बहुत अच्छा समझाया हो। और चूंकि अभी शब्द लिमिटेड शब्द हैं इसलिए हमें अलग अलग बातें तो करनी नहीं। वैसे बहुत अभी समय है, मार्च अप्रैल तक एग्जाम अब कब होंगे पता नहीं, गॉड नोज, ये तो भविष्य में छुपा है। लेकिन जब भी होंगे तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको सारा फॉलो करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं समय समय पर उसको आप निश्चित रूप से इसको फॉलो करेंगे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम पहले से बात करते हैं। जो आपके 5 यूनिट हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका कोर्स लेंदी है, और इसीलिए मैं चाह रहा था कि आपको इस चीज़ से आपको रूबरू हो। और इसमें आप देखेंगे कि अगर आप सिलेबस खोल कर देखेंगे आपको लगेगा कि इसमें जो सब्जेक्ट जो यूनिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दी गई हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल है इसमें। पहला जो यूनिट है आपका उसमें मुख्य रूप से बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इसके क्या महत्व है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या, और एक व्यवसाय शास्त्री क्या होता है, उसके क्या दायित्व होते हैं, वगैरह वगैरह। इसी में आगे आप देखेंगे माइक्रो मैक्रो में, चूंकि बहुत बड़ा लेंदी इसका कोर्स है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बात करूंगा। आपका माइक्रो मैक्रो 2 शब्द होते हैं, आपने देखा होगा और आप पहले भी आप पढ़ के आए होंगे। बहुत ही कॉमन शब्द हैं, माइक्रो मैक्रो क्या होते हैं। और माइक्रो का मतलब सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म छोटा, व्यापक बहुत बड़ा, बृहद जिसको हम बोलते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र से हमारा तात्पर्य होता है व्यक्तिगत इकाई से होता है, जो आपको एक सामान्य बातें हम आज कर रहे हैं, बाकी तो हमें करना ही है। जब एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो हमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ओर देखना होता है। और जब हम एक पूरे उद्योग, पूरी यूनिट, पूरे देश इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये व्यापक अर्थशास्त्र में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपका नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब चीज़ आ जाती हैं। सूक्ष्म में हम एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग, उसकी बात करते हैं। तो उसमें आपको पढ़ना है दोनों के बारे में, क्या अंतर है, दोनों की क्या विशेषताएं हैं, दोनों में क्या क्या चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा जो है और फिर एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है वो है आपका डिमांड। इसी यूनिट में मांग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक। और अक्सर इसके बारे में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाना है। मांग किसे कहते हैं, मांग के कितने प्रकार होते हैं, मांग का क्या नियम है, मांग के नियम लागू होने के क्या कारण है, मांग के नियम के क्या पाठ हैं, और भी कई चीजें हैं जो आपको मुख्य रूप से पढ़नी है। और आपको इसका ध्यान रखना है कि ये अक्सर इसमें से क्वेश्चन आया करता है, इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। डिमांड जो हम आगे बात करेंगे, आपके अभी जो आगे के लेक्चर हम लेंगे, तो डिमांड किसे कहते हैं और डिमांड के बारे में इसमें क्या क्या चीजें आपसे जो पूछी गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, इसी यूनिट में। और फिर इसी यूनिट में आपका है
नेशनल इनकम इकोनॉमिक वेलफेयर। नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर राष्ट्रीय आय और सामाजिक कल्याण या आर्थिक कल्याण, ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। नेशनल इनकम से क्या तात्पर्य ये है और वो आर्थिक उसका कल्याण से क्या संबंध है, क्या इनकम बढ़ने पर कल्याण बढ़ता है अथवा नहीं बढ़ता है। कई चीजें हैं जो हमें देखनी होंगी। देश में आर्थिक कल्याण किससे बढ़ता है, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। ये भी आपके इसमें आपको पढ़ना है। और फिर इसके अलावा आपका इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, उदासीन वक्र इसको बोलते हैं। उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। उदासीनता वक्र और उपभोक्ता का साम्य क्या होता है, किस प्रकार साम्य स्थापित होता है, ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में देखनी होगी। और इसके अलावा तो ये कुल मिलाकर और भी कुछ चीजें, लेकिन मोटे मोटे जो मैंने बताए हैं ये आपको तैयार करना है यूनिट फर्स्ट में। अब हम बात आते हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें मुख्य रूप से आती है, क्षमा करें, लॉ ऑफ डिमांड आपका यूनिट सेकंड है, जिसको मैंने थोड़ा सा, ये आपका यूनिट सेकंड का पार्ट है, सॉरी, इसको यूनिट फर्स्ट में बता दिया था। यूनिट सेकंड में है आपकी डिमांड, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो मैंने अभी बताया सारी चीजें, वो यूनिट सेकंड का मांग का नियम वगैरह एक्सेट्रा, ये सब आपको यूनिट सेकंड में देखना है। और इसके अलावा जो आपको देखना है इसमें डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान, इसी में फोरकास्टिंग किसे कहते हैं, यानी पहले से किसी चीज का अनुमान लगा लेना और मांग का अनुमान लगा के, तो उसके लिए क्या क्या विधियां हैं, क्या टेक्निक्स हैं। क्योंकि ये कैसा है, मांग और डिमांड और सप्लाई, आगे जब सप्लाई करेंगे, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारी अर्थव्यवस्था इन दोनों पर निर्भर करती है, इन दोनों पर टिकी हुई होती है। डिमांड और सप्लाई में से कोई भी एक चीज बिगड़ जाए तो कीमत तंत्र सारा बिगड़ जाता है। प्राइस मैकेनिज्म होता है और वो डिमांड और सप्लाई से तय होता है। वो अगर इन दोनों में से कोई चीज की मांग और पूर्ति में से गड़बड़ा जाती है तो सारा प्राइस मैकेनिज्म खराब हो जाता है। आप देखते होंगे कि सारा खेल डिमांड और सप्लाई पर है। जैसे डिमांड बढ़ गई, आज हम देखते हैं कई चीजों में डिमांड बढ़ी है तो प्राइसेस बढ़े हुए हैं। जैसे सब्जियों की बात करें या और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की बात करें, और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है तो एकदम से कीमत जो है इतनी नीचे आ जाती है। तो ये सारी चीजें कीमत डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पर। तो आप ये इस यूनिट में आप पढ़ेंगे डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में, डिमांड के बारे में। और उसके बाद में इस यूनिट में आपका है कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस। कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस में आपको मुख्य रूप से पढ़ना है कई तरह की चीजें। इसमें कॉस्ट किसे कहते हैं, लागत किसे कहते हैं। आप जो कॉस्टिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको आप कॉस्टिंग बोलते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन वो गलत है। आपका सब्जेक्ट जो यूनिट फर्स्ट का एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, बच्चे अक्सर उसको कॉस्टिंग बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए आपका पूरे सब्जेक्ट से नाम भी आपको पता नहीं होते, ये हमने देखा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका है, इकोनॉमी से जो कॉस्ट का जो मतलब होता है बिल्कुल अलग होता है। तो कॉस्ट से क्या विषय होता है, कॉस्ट की क्या अवधारणा होती है, अल्पकाल में लागते हैं, दीर्घकाल में लागते हैं। ये जैसे मैं कहा बहुत एक टेक्निकल पेपर है ये, और आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। डायग्राम्स आपको समझने होंगे तो ही आप कर पाएंगे, अन्यथा इसको आप पढ़ने में आपको मुश्किल हो सकती है। इसी में आपको फिर लॉज ऑफ प्रोडक्शन वो आपको करना है। इसके बारे में आपसे अगली वीडियो में बात करता हूँ। थैंक यू।